नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर रिजल्ट की घोषणा होने वाली है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। लेकिन ये इम्तिहान सभी के लिए बहुत ज्यादा कड़ा है। लेकिन किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है, इस बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ गौरव हमेशा की तरह आज भी जुड़ गए हैं, जो कि इस बात को लेकर हमें ये समझाते हुए नजर आएंगे कि आखिर किसकी क्या स्थिति इन उपचुनावों में बनी हुई है। हम उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो हुए उपचुनाव हैं उनको लेकर बात कर रहे हैं। अगर हम बीजेपी को देखें तो देखिए, अगर बीजेपी इन उपचुनावों में सीट चाहे कम लाए, ज्यादा लाए, जीते या हारे, जाहिर बात है कि इसका जो ठीकरा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही जाएगा। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी किस स्थिति में है, क्या समझ में आता है अब तक की तैयारी को देखकर? देखिए, जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इससे ना सरकार की सेहत पे कोई असर पड़ने वाला है, ना अखिलेश यादव की सेहत पे कोई असर पड़ने वाला है। हाँ, हालांकि आगे चलकर अगर एमएलसी का चुनाव होता है या राज्यसभा का चुनाव होता है तो उसमें एक आध दो प्रत्याशी ऊपर नीचे हो सकते हैं। बहरहाल अगर हम बात करें कि ये जो आपने कहा कि ठीकरा जो है अगर हारती है बीजेपी तो सीएम योगी के सर पे फोड़ा जाएगा। देखिए, जिस प्रकार का ये पूरा उपचुनाव हुआ, आपने देखा होगा कि एक प्रकार से जो उपचुनाव को लेकर मिथ्या था हमेशा की उपचुनाव में मतदाता उत्साहित रहते, वो मिथ्या टूटता हुआ नजर आया। और कहीं ना कहीं रिकॉर्ड अगर देखें आम चुनाव के तर्ज पे ये चुनाव हुआ है। आपने देखा होगा जिन सीटों पे सबसे ज्यादा भीड़ था, जिन सीटों पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ, उन सीटों पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। 57% कुंदरकी में हुई, मीरापुर में, ये दोनों सीटें मुस्लिम बाहुल है। सीसा मऊ में भी 50% वोटिंग हुई। देखिए, वोटिंग के दिन जिस प्रकार की तस्वीरें निकल कर सामने आई थी ना कहीं वो चिंता का विषय है। चिंता का विषय इस परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूँ कि आपको याद होगा कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, सीएम योगी आदित्यनाथ, चाहे वो सार्वजनिक मंच की बात हो, चाहे वो सदन की बात हो, हर जगह अपनी पीठ थपथपाते नजर आते हैं। लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें मीरापुर से निकल कर सामने आई, पुलिस के द्वारा महिलाओं पे पिस्टल ताना गया, तो कहीं ना कहीं देखिए अगर ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आती तो बीजेपी के प्रवक्ता टीवी बैठते और लगातार कई तरह की बयानबाजी करते कि ये है वो है, इस प्रकार से राज्य नहीं चलेगा, देश संविधान चलेगा, किसी की भावनाओं से नहीं चलेगा, लगातार कई प्रकार की। लेकिन जहां आप लॉ एंड ऑर्डर का पीठ थपथपाते हैं और आपके प्रदेश से इस प्रकार की तस्वीरें आती हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी इतनी हैसियत नहीं होती है। जो भी शासन प्रशासन को, जो भी कानून को समझने वाले लोग हैं, वो बखूबी जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी इस प्रकार का ऐसे बिना निर्देश के पिस्टल नहीं तान सकता है। तो जिस प्रकार की तस्वीरें आई, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही देखिए, इन चुनावों में क्योंकि जयंत चौधरी को भी एक सीट मिली है, बीजेपी ने अपनी किसी भी सहयोगी पार्टी पर भरोसा नहीं जताया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आरएलडी पर भरोसा जताया है। एक सीट उनके नाम की है। उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर हो गया है परफॉर्मेंस का कि उनको अच्छा करके दिखाना है। देखिए, अगर हम मीरापुर की बात करें, जो सीट पर आरएलडी के मिथिलेश पाल चुनाव लड़ रहे थे, उस सीट पे लगभग 1 लाख से ज्यादा मतदाता मुसलमान है। वहां देखिए चुनाव के दिन आपने देखा सबसे ज्यादा जो झड़प की तस्वीरें आई वो मीरापुर से आई। लेकिन जो अभी तक के फिलहाल इनपुट्स मिल रहे हैं उसमें आरएलडी की जो प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल, वो कहीं ना कहीं आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल्स भी जो आए थे चुनाव के बाद उसमें भी मिथिलेश पाल आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, पूरा चुनाव जो है ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी है इसमें थोड़ा सा उसको एज मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि चुनावों के पहले समाजवादी पार्टी सीसा मऊ, कुंदरकी, करहल, कटहरी सीट पे आगे नजर आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव होता गया, जैसे जैसे योगी आदित्यनाथ का वो दौर शुरू हुआ, उसके बाद उनकी रैलियां हुई, कहीं ना कहीं जो पूरा एक समीकरण था वो बदलता हुआ नजर आया। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये जो पूरा समीकरण था वो शिफ्ट होते भारतीय जनता पार्टी में नजर आया। और कहीं ना कहीं ये जो चुनाव के दिन जो झड़पें देखने को मिली, लगातार बयानों का एक दौर था, तो कहीं ना कहीं उससे भी जो मोमेंटम था वो शिफ्ट होता नजर आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। बिल्कुल। अब पंकज जी भी हमारे साथ में, क्योंकि इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण दिखाई देता है? देखिए, ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए, जो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मोमेंटम गेन हुआ था, तो उसको बरकरार रखने की समाजवादी पार्टी के पास वो चुनौती। अगर समाजवादी पार्टी अगर इसमें जीत नहीं पाती है तो जो लोकसभा चुनाव के बाद उनको जो एक अपर हैंड मिला था वो लूज करेंगे, वो निश्चित रूप से लूज करेंगे। और फिर जो 2027 का रन होगा उसमें उनके कार्यकर्ताओं का, उनके नेताओं का मनोबल लो होगा। और ये सबसे गौर करने वाली बात है, जो 9 सीटों पे जो आपका ये हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, उसमें से 4 सीटों पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है। और बीजेपी ने जिस तरह से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जो पीडीए के रणनीति पे, उनका जो पीडीए का फॉर्मूला था उसमें बीजेपी का अपना हिंदुत्व का फॉर्मूला, और प्लस
पीडीए, अखिलेश यादव का पीडीए का फॉर्मूला में सेंध, तो ये बीजेपी का अपर हैंड मुझे लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस उपचुनाव का अगर 6 में से 9 में से 6 अगर बीजेपी का कब्जा हो और 3 पे समाजवादी पार्टी आ जाए तो भी ये समाजवादी पार्टी के लिए उपलब्धि होगा। क्यों? क्योंकि जो सीएम योगी को जो फ्री हैंड, सीएम योगी जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो कहा यह गया सीएम योगी की तरफ से, जो आपने हमें फ्री हैंड नहीं दिया तो देखिए ये परिणाम आया। तो बीजेपी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने उनको फ्री हैंड दिया। तो अखिलेश यादव से, मुझे लगता है अखिलेश यादव से ज़्यादा बड़ा जो चुनौती है, बड़ी चुनौती है वो सीएम योगी आदित्यनाथ का है, क्योंकि पार्टी आला कमान ने उनको फ्री हैंड दे दिया था। और अगर 6 में से और जो आपको, लेकिन आप ये जो 3 सीट की बात कर रहे हैं, अगर करहल देखें, हम सीसामऊ देखें, कुंदर की देखें, तो ये 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें वाकई में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो वहां पर अगर जीत जाती है तो बड़ी अचंभित कर देने वाली बात हो जाएगी। लेकिन बीजेपी के लिए राहत की बात है जो उस रन में आपको एआईएम की एंट्री हो गई है। तो जो अखिलेश यादव का अगर एआईएम कुछ वोट फीसदी अगर क्रॉस करने में, अगर चूंकि एआईएम का जो मुस्लिम मतदाता है, हम एक तरह से मान सकते हैं जो समाजवादी पार्टी के फेवर में उनका वोट होता है, तो अगर उसमें 1, 2, 3 फीसदी भी अगर एआईएम उसको कन्वर्ट अपने तरफ आकर्षित कर लेती है, अपने तरफ उनको वोटिंग हो जाता है, तो फिर अखिलेश यादव के लिए मुकाबला टफ हो जाएगा और बीजेपी का अपर हैंड होगा। AIM की अगर हम बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की जो ये पार्टी है, आपको क्या लगता है वाकई में समाजवादी पार्टी के वोट काटने में कामयाब रहेगी? बिल्कुल, कुछ गड़बड़ कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। उसकी वजह ये है, चाहे हम अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से AIM ओवैसी जाकर के महागठबंधन का जिस तरीके से खेल बिगाड़ने में लगे हैं, उसी तरीके से वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अखिलेश यादव का गेम बिगाड़ने में लगे हैं। भले इंडिया गठबंधन के लोग ये कहते हैं कि ओवैसी बी टीम है बीजेपी की, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनका टारगेट है कि अगर हमें बीजेपी के बराबरी तक पहुंचना है तो सबसे पहले इनको, जो विपक्षी गठबंधन है, इनको पहले मात देनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है, महाराष्ट्र में एक तरीके से उन्होंने ऑफर दिया था ओवैसी ने कि भाई अगर मुझसे अगर कोई बात करेगा तो मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन लास्ट तक हम लोगों ने देखा वोटिंग तक कि किसी ने किससे कोई बात नहीं की ओवैसी से। और यही वजह है कि वो उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें वो पूरा बदला लेने की कोशिश में है। और जैसे कि पंकज जी ने बात करी कि 3 सीटें समाजवादी की पार्टी के पास रहेगी, तो भी वो एक उपलब्धि है। हम मान सकते हैं कुछ हद तक उपलब्धि है, लेकिन अगर हम 2019 के चुनावों की जब हम बात करते हैं तो इन 9 में से 4 सीटें सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास थी। तो अगर उनके पास 3 सीटें ही रह जाती तो शायद उनके लिए कहीं ना कहीं ये बैकफुट वाली एक बात होगी। और बीजेपी के पास एनडीए की बात अगर मैं बात करूं, उनके पास 2019 में 5 सीटें थी 9 में से, जिसमें से 3 बीजेपी की थी, बाकी अन्य दल की थी, और 1 आरएलडी की थी, मीरापुर की सीट। लेकिन अब मैं अगर 2024 में उपचुनाव की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बीजेपी या एनडीए के पास 5 सीटें रहे, हो सकता है बीजेपी के पास 6 से 7 सीटें भी रहे, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पीडीए के जरिए अखिलेश यादव ने जनता को साधने की कोशिश करी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि विधानसभा के उपचुनाव में भी वो जनता के दिल में वही जगह बना पाए होंगे। लेकिन अब मुद्दा ये है कि अगर समाजवादी पार्टी सीटों में अपना उछाल लाती है तो क्या बीजेपी के लिए ये टेंशन नहीं है? क्या सेमीफाइनल जिसे हम कह रहे हैं उपचुनाव को, क्या 2027 में बीजेपी को अब और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर गौरव एक बात और पीडीए की बात ये कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक पीडीए का जो ये फॉर्मूला है ये कितना असरकार होगा ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ पीडीए की बात करती है, लेकिन असल में ये पीडीए के सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि हमने कैंडिडेट्स को भी देखा है, ज्यादातर उसमें 4 या 5 की संख्या में मुस्लिम कैंडिडेट्स बता रहे हैं। हालांकि पीडीए के हिसाब से उसमें सेट जरूर होते हैं, लेकिन एक एमवाई समीकरण को देखें और पीडीए समीकरण को देखें तो उसको अलग अलग डिफाइन करने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की। कुछ आपराधिक मामले सामने आए उनके नेताओं के, उसमें भी जिस तरह से नाम और जाति का जो बीजेपी ने पूरी तरह से कह सकते हैं एक बड़ा विवाद बनाने की कोशिश की, उसका नुकसान देखने को मिल सकता है उपचुनाव में। देखिए, जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से चाहे उस दौर से ही अखिलेश यादव अपने पीडीए को लगातार एक, मैं शुरू से कहता हूं कि अखिलेश यादव का वो जो एमवाई समीकरण था वो फेल होता नजर आता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार 2014 के बाद से समाजवादी पार्टी मुंह की खा रही थी। कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको थोड़ा बूस्टअप मिला उनके पीडीए के सारे। तो अब जो अखिलेश यादव है न सिर्फ उत्तर प्रदेश में अपने पीडीए के सारे पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अन्य प्रदेशों में भी जा रहे हैं। चाहे आपको हरियाणा में देख लीजिए, वो दावेदारी कर रहे थे, जम्मू कश्मीर की इलेक्शन में भी वो अपने प्रत्याशी उतारे थे, महाराष्ट्र में भी प्रत्याशी उतारे थे, वो झारखंड में भी जाके चुनाव लड़ने के कवायद में थे। लेकिन देखिए, जो पीडीए था वो उत्तर प्रदेश में इसलिए कारगर हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार संयुक्त रैलियां कर रही थी। उनके पार्टी जो थे वो अखिलेश यादव की रैलियों में जाते थे, और एक वो जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो संयुक्त झंडा था वो रैलियों में दिखाई देता था।
इस बार के उपचुनाव में आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी का कोई प्रदेश स्तर का पदाधिकारी भी अखिलेश यादव की रैली में शामिल नहीं हुआ। उस प्रकार से मोमेंटम बनाते हुए सीट आप दे रहे हैं किसको उपचुनाव में? देखिए उपचुनाव में 7-2 का ही लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी को एड्ज मिलता नजर आया है चुनाव के दिन। तो आपने दो सीटें देखा कौन सी होंगी अभी बता 2 सीटें देखिए, एक सीट करहल जो है वहां से जो तेज प्रताप हैं अखिलेश यादव के जो भतीजे हैं उनको बढ़त मिलता नजर आ रहा है। 2 सीटें जो हैं जिसमें से एक सीटें ही समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं, एक कुंदरकी है और दूसरा जो है वो सीसामऊ है। देखिए सीसामऊ पे समीकरण अच्छा समझ में से आया है, क्योंकि वहां पे तो आप बात करें करहल की, करहल सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आ सकती है, जाहिर तौर पर बड़ा मुश्किल है वहां पर समाजवादी पार्टी को हराना। दूसरा कुंदरकी या सीसामऊ? कुंदरकी और सीसामऊ से कोई एक सीट आ सकती है, क्योंकि दोनों जगह जो मुकाबला है वो बहुत नेक टू नेक है। आपने देखा होगा कुंदरकी में भी इस वक्त जिस प्रकार से उपचुनाव के पहले ही जो माहौल बनना, जामा मस्जिद को लेकर जो माहौल बनना शुरू हो गया था, कहीं ना कहीं वहां से जो वोटों का ध्रुवीकरण था वो होता। और एक जो मुख्य वजह रहा कि वहां समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा बैकफुट पे जाना पड़ा, उसकी वजह थी कि चुनाव से एन वक्त पहले असुद्दीन ओवैसी की एंट्री, और उसके बाद जो लगातार एक जो समीकरण रहा है कि वर्षों से जो तुर्क जाति के मुसलमान समुदाय में जो तुर्क जाति के लोग थे उनकी राजनीति वहां रही। तो 3 जो प्रमुख पार्टियां उत्तर प्रदेश की, समाजवादी पार्टी हो, असुद्दीन ओवैसी, इन लोगों ने तुर्क प्रत्याशी दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तरफ से एक हिंदू उम्मीदवार देना, कहीं ना कहीं उस वोटों को पोलराइज करना, और कहीं ना कहीं इस वजह से बीजेपी को वहां एड्ज मिलता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है बीजेपी कौन कौन से सीट पे बाजी मार सकती है? बीजेपी जो इन्होंने कहा, मुझे 2 सीट पे जो ये लग रहा है, पहला तो आपको करहल की सीट, जो करहल है तो करहल अखिलेश यादव का गढ़ है, उसके बाद से यादव परिवार का ही पूरा वो गढ़ है, और खुद पूरा डिम्पल परिवार वो यादव, दिखाई भी दिया, डिम्पल पूरा यादव डेरा डाले रही है बहुत लंबे समय तक वहां पर चुनाव को तो लेकर। ये है। उसके बाद से सीसामऊ सीट पे मुझे लगता है, और जो इमोशनल कार्ड भी वहाँ पे है, सोलंकी की पत्नी वहाँ इरफान सोलंकी जेल में है, तो उसका एक नसीम सोलंकी घर घर गई और जाकर वोट की अपील भी उन्होंने की। चुनाव के अपील की जो तस्वीरें सामने आई थी नसीम सोलंकी को लेकर, वो जलाभिषेक, उसके बाद मौलानाओं द्वारा उनका जिस प्रकार से बयानबाजी आई थी सामने, वो भी देखना दिलचस्प है कितना प्रभाव डाला वो पूरा चुनाव में। कहीं ना कहीं लोगों से दिखावा भी कर, और एक सीसामऊ का जो सीट है, उस सीसामऊ की सीट पे भी जो संभावना है जिसमें आ सकता है। देखिए सबसे बड़ा अखिलेश यादव का प्रदर्शन क्यों खराब हो, मतलब क्यों इस बार मुझे जो संभावना लग रहा है जो उस तरह का प्रदर्शन नहीं होगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस उनके साथ है नहीं। उसके बाद कांग्रेस का साथ होने का मतलब ये होता है जो आपको जो अपर कास्ट का वोट है कुछ आपके खाते में जाता है, तो कांग्रेस नहीं है तो आपको वो वोट नहीं। उसके बाद आपने एक भी अपर कास्ट के का टिकट आपने एक भी नहीं दिया, ना ही ब्राह्मण समुदाय से, ना ही कायस्थ से, ना ही भूमिहार से, ना ही। और ज्यादातर आपने जो लोगों को टिकट दिया है वो राजनीतिक परिवार को बुलाओ, राजनीतिक परिवार, तो परिवारवाद की राजनीति को लेकर बीजेपी हमेशा से टारगेट करती है। और वहाँ के लोगों में चूंकि आप अगर एक ही परिवार, तो आप एक ही परिवार को दे रहे हैं, तो वहाँ के जो स्थानीय जो नेता होते हैं, छोटे स्तर के जो नेता होते हैं, उनमें एक नाराजगी होती है जब इन्हीं को ये दे रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं रहे, हमारी कोई कुछ नहीं है, हमारी पार्टी में कोई औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, तो फिर उनकी नाराजगी होती है, और उस नाराजगी का अखिलेश यादव को सामना करना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है जो 6 और 3 का अगर हो जाए तो भी अखिलेश के लिए बहुत बड़ी बात। आपको क्या लगता है बीजेपी या समाजवादी पार्टी, कौन सी पार्टी? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी पिछली बार, मैं सीधा कंपैरिजन कर रहा हूं 2019 से और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो जमीनी स्तर पर अखिलेश यादव ने काम किया पीडीए के जरिए, उसके मुताबिक मैं ये मानता हूं कि शायद 2019 से बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी करेगी, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन नहीं रहेगा अखिलेश यादव का। उसकी वजह बिल्कुल सही है, जैसे कि पंकज जी ने बताया, कांग्रेस का साथ उनके पास नहीं है। दूसरा, फिर उपचुनाव से पहले वो व्यस्त रहे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में, और उसके बाद वो बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों से ज्यादा उनकी जो मतलब एक कहें हिस्सेदारी थी वो महाराष्ट्र को लेकर के कुछ ज्यादा थी। तो एक तरीके से जो कहते हैं कि अध्यक्ष का अपने प्रदेश में रहकर के उपचुनाव में हिस्सेदारी रखना, वो बहुत ज्यादा नहीं दिखाई। आप स्थानीय नेताओं पे कितनी, बिल्कुल आप स्थानीय नेताओं पे कितनी सब चीजें छोड़ सकते हैं। जैसे हम हरियाणा का उदाहरण देख सकते हैं, अगर कांग्रेस आला कमान पूरी तरह से हरियाणा में घुस करके काम करती तो शायद कांग्रेस की सरकार बनती वहां पर, लेकिन उन्होंने वहां के स्थानीय नेता, अगर हम हुड्डा की बात करें तो उनको फ्री हैंड दिया हुआ था, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि उनको नुकसान झेलना पड़ा। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी को हल्का झटका मिल सकता है, लेकिन इस बात की उम्मीद कांग्रेस को खुद भी नहीं थी कि आखिर वहां पे इतना बड़ा इतना बड़ा खेल हो सकता है। वाकई में ये बड़ी बात है। लेकिन देखिए, हमने यहाँ पर आपको ये बताने की जरूर कोशिश की है कि समीकरण क्या कहते हैं और किस तरह की संभावनाएं हैं। हालांकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, थोड़ा ही वक्त बाकी है। कल ये साफ हो जाएगा शाम तक कि आखिर कौन सी पार्टी जीतेगी, लेकिन ये जो जीत है ये सीधा उस पार्टी को 2027 में लेकर जाएगी। जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।